नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको देता हूं। देखो दोस्तों, ऐसा है, वीडियो जो मेरी रिलीज होती थी अमूमन 7:30 बजे के आसपास, उनका जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि जो वीडियोस आप लोगों के पास आएंगी उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। वो कभी साहब दोपहर में आ जाएंगी, यानी कि 12-1 बजे के आसपास आ जाएंगी, कभी शाम को आ जाएंगी, कभी मॉर्निंग में आ जाएंगी। क्यों? इसलिए साहब क्योंकि थोड़ी सी क्लास में चल रही है व्यस्तता। यानी कि आपको पता ही है कि कोरोना के कारण जल्दी से जल्दी कोर्स अपने कराने हैं कंप्लीट। प्रशासन का सख्त है आदेश। इसीलिए दोस्तों ये जो वीडियोस का टाइम है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको समय पर जरूर मिलेगी। एक वीडियो एक दिन में जरूर आपको मिलेगी, जैसा मेरा आपका कमिटमेंट है। यानी कि एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की आज के करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज का विषय जो है वीडियो का वो बहुत है खास। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि कैसे हालात चल रहे हैं, अभी स्थिति कैसी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों के हालात आप देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है उनमें। न्यूज अपडेट सब कुछ टेलीग्राम पे चलते रहते हैं। आप जाके उन्हें पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए जानने की कि आखिर विश्व के घटनाक्रम में और साहब हमारे भारतीय बाजारों में किसी भी स्टॉक में क्या चल रहा है और वो क्यों गिर रहा है और क्यों बढ़ रहा है। ये सब चीज दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं। तो जुड़िए और साहब कुछ चीज समझने के बाद बाजार में निवेश करिए और फिर पैसा कमाइए। मैं आपसे कह रहा था कि अभी आपने हालात देखे होंगे कि किस प्रकार के हालात चल रहे हैं। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर जो खबरें लगातार आ रही हैं वो साहब कितनी डरावनी है, कितनी भयानक है, ये तो ईश्वर ही जानता है। देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूं कि क्या हुआ। सबसे पहले जो मैं अगर बात करूं यस बैंक की, प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक था। आज से 1-2 साल पहले इसकी क्या स्थिति हुई थी और क्यों ये कारण हुआ। यस बैंक का शेयर कहां पहले ट्रेड करता था और आज स्थिति क्या है। मैनेजमेंट के कारण इसमें सारा कुछ हुआ। वो चीज वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता रखी है। सबसे पहला जो बैंक था दिक्कत परेशानी में आया था वो यस बैंक, और फिर सरकारी बैंकों ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा, यानी कि सरकारी बैंकों के हस्तक्षेप के द्वारा साहब इस बैंक को बचाया गया। ग्रुप बना दिया गया था, उसमें पूंजी डाली गई थी, फिर एमडी नियुक्त करा गया था। एसबीआई के एक एमडी थे, नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन बगल में मैं ग्राफ लगाने की कोशिश करूंगा। तो किस तरह यस बैंक को बचाया गया था। उसके बाद देखिए नंबर आता है लक्ष्मी विलास बैंक का। लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि साहब जो इस पे पूंजी थी, इसके एनपीए लगातार बढ़ते जा रहे थे। दिक्कत परेशानी में ये भी बैंक आता जा रहा था। कारण भी मैं आपको बताऊंगा, आगे सुनते रहिए आप। तो उसके बाद साहब यस बैंक के बाद नंबर आया लक्ष्मी विलास बैंक का। इसको भी साहब डीबीएस के साथ मर्ज कर दिया गया और इसकी जान बच गई। अब रिसेंटली जो उदाहरण आया है आप लोगों के सामने आरबीएल बैंक का। अभी रिसेंटली ये खबरें चल रही हैं और वीडियो भी मुझे आरबीएल बैंक के ऊपर ही बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा आरबीएल की सब कुछ जानकारी तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको दे दी है, टेलीग्राम पे न्यूज भी लगा दी है, स्टॉक के बारे में भी बता दिया है कि अभी उसमें एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा वेट करना है, मैनेजमेंट का क्लियरिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही हम इसमें कोई पोजीशन या कुछ शेयर्स इसके बाय करने की सोचेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है डर, पता नहीं साहब ये नेक्स्ट या नहीं, कोई बोलना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा सा आरबीएल बैंक में लग रहा है डर निवेश करने से। तो रुकिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है कि नो बाय इन आरबीएल बैंक। देखो दोस्तों, आरबीएल का घटनाक्रम थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके कारण को जानेंगे और फिर उसके बाद अपने मुख्य पॉइंट पे आएंगे। जो इस वीडियो का आज मुख्य पॉइंट है वो भी समझेंगे। जो आज इस वीडियो का मुख्य पॉइंट है, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, वो है कि प्राइवेट बैंकों के ऐसे हालात होने के बावजूद सरकार जो अपने सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने पर तुली हुई है, क्या ये सही है? यह है मुद्दे की बात और यही है आज का सवाल। ये लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलते हैं। आरबीएल के जो घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार साहब जो आरबीआई को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, ये सारी चीज थोड़ा सा समझ लीजिए। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन साहब आरबीआई को इसमें कूदना पड़ा, उठापटक जारी रही।
देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि योगेश कुमार दयाल जी को एडिशनल डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। इसमें वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। फिर साहब विश्वजीत आहूजा जी को हटाया गया एमडी से, सीईओ से। फिर साहब राजीव आहूजा जी आ गए। तो उठापटक काफी चल रही है मैनेजमेंट में। अब जब ये उठापटक चलती है ना, तो बैंक लोगों के निवेशक जो होते हैं शेयर मार्केट में, निवेशक होते हैं बड़े बड़े, उनके कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या कारण आ गए कि आरबीआई को छुट्टी वाले दिन साहब ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन। और फिर साहब उसके कारण आज जो शेयर था वो लोअर सर्किट पे था। देखिए बगल में चार्ट देखिए आरबीएल का, लोअर सर्किट पे साहब। फिर वो तो राजीव आहूजा जी का बयान आया, उन्होंने कुछ बाजार में पॉजिटिव बातें करी। उन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, डिपॉजिटर जो है उनको घबराना नहीं चाहिए, हमारे पास पर्याप्त कैश है, अगर कोई भी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ठीक ठाक है बैंक का, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो कुछ जाके बैंक का जो शेयर है 130 से 140 पे आया साहब। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है, क्योंकि बाजार समझ रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ जरूर है जो बड़ा हो सकता है। बैंक का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम इस स्थिति को संभाल लेंगे, लेकिन बाजार को ये रास नहीं आ रहा। बाजार को मैनेजमेंट में जो फेरबदल हो रहे हैं वो रास नहीं आए, इसीलिए तो लोअर सर्किट लगा। कारण जो शुरू हुआ था यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक साहब, फिर अब आरबीएल बैंक, और ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक, सहकारी बैंक भी साहब इसकी चपेट में आ रहे हैं। सहकारी बैंकों में भी दिक्कत चल रही है। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से पिछली वीडियोस में कई बार बताया था, कोऑपरेटिव बैंक थे, नाम भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब के साथ कोई टाइम मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी थी, उसका वैसी कोई नाम था उसका, महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह का एक बैंक था, उसमें भी दिक्कत परेशानी थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बैंकों में दिक्कत परेशानी है, समस्या है, एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं इनके, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, साहब लगातार इनके एनपीए बढ़ रहे हैं। इसका कारण है दोस्तों कुछ बैंक की स्थिति, यानी कि यस बैंक और जो ये हमारा लक्ष्मी विलास बैंक था, इनकी स्थिति पहले से, कोरोना काल के पहले से ही खराब थी। मैनेजमेंट में यस बैंक में तो कहानी मैनेजमेंट की थी, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थिति थी वो साहब कोरोना से पहले बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा दिक्कत में थी। उसके बाद कोरोना आ गया। वो कोरोना ने साहब ये 18 महीनों ने आग में घी का काम करा। कोरोना ने बैंकों की स्थिति खराब करने में आग में घी का काम करा, और यही स्थिति कोरोना के कारण साहब आरबीएल के सामने पेश आ रही है। जो पैसा आरबीएल ने आगे लोन को दे रखा है, लोन में दे रखा है, वो साहब वापिस होने में, आने में हो रही है दिक्कत। भले ही बैंकों ने जबरदस्त प्रोविजनिंग कर रखी है उसके लिए, लेकिन पैसा जो है वो मिलने में दिक्कत। कितनी प्रोविजनिंग करेगा और कहां तक करेगा जब पैसा आ ही नहीं रहा है। भाई आप लोन दे ही जा रहे हो। मान लिया मेरे पास 100 रुपए है और मैंने साहब उसमें से मैंने 90 रुपए का आगे लोन दे दिया। अब 90 रुपए में से पता चला साहब 60-70 रुपए तो मेरे आए नहीं, 50 रुपए तो आए नहीं। अब मुझे प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जो प्रॉफिट मैंने कमाया था उसमें से मैंने प्रोविजनिंग कर ली। कब तक प्रोविजनिंग करोगे, फिर आगे आप लोन दोगे, फिर वो साहब एनपीए बनेंगे, एनपीए तो बढ़ते ही जाएंगे। कब तक आप प्रोविजनिंग करोगे, एक ना एक दिन तो इसका खुलासा होगा। यही खुलासे के कारण तो यही बैंकों की हालत हो रही है। जब इनका पता चलता है तब इनकी स्थिति आप देख ही दीजिए। जब इनके कारण, अंदरूनी कारण जब पता चलते हैं तब साहब जाके स्थिति बहुत भयानक हो चुकी होती है। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस के साथ विलय, यस बैंक का साहब स्टॉक प्राइस कहां से कहां, बड़े बड़े बैंकों का एसएससीएस बैंक को बचाना, फिर अब साहब आरबीएल का उदाहरण आ गया सामने। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों डिस्टर्ब जो हुई हैं, पहले आर्थिक स्थिति जो थी बैंकों की, कोरोना से पहले कुछ बैंकों की खराब थी, एनपीए बढ़े हुए थे, और फिर साहब आ गया कोरोना, और भी ज्यादा साहब आग में घी का काम करा। बैंकों ने जिनको लोन दे रखे थे, उन लोगों को लोन दे रखे थे साहब जिनके नौकरियां चली गई। अब नौकरियां जब चली गई वो कैसे अपनी ईएमआई भरेंगे, कैसे लोन को वो साहब वापस करेंगे, रिफंड साहब वापस करेंगे। आप बात समझिए कि कोरोना के कारण कितने लोगों के व्यापार धंधे साहब जो थे वो चौपट हो गए। जिन्होंने लोन ले रखा था, हाउसिंग लोन हो चाहे ऑटो लोन हो चाहे कोई सा भी लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, जब काम धंधा ही नहीं रहा, जब पैसे ही नहीं आ रहे हमारे पास, तो किस तरह हम बैंक को साहब रीपेमेंट करेंगे।
ब्याज तो छोड़ो साहब, मूल तो छोड़िए, ब्याज में भी दिक्कत आने लगी। तो लोगों के पास भी कर्जा बढ़ता गया, बैंकों के पास भी कर्जा बढ़ता गया। स्थिति आपके सामने है। तो कुछ दोस्तों आर्थिक स्थिति ऐसी रही, और कुछ मेरे ख्याल से बैंकों की अपनी मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी थी। दोनों ने जब मिला तो साहब एक विस्फोट होना तय था। तो आज के जब मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, कुछ बैंक ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को संभाल ले जाएंगे। बड़े बड़े बैंक, HDFC, एक्सिस, ICICI, ये बैंक अपने आप को संभाल ले जाएंगे। इनके पास कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट जो है टॉप का मैनेजमेंट है, और पहले से भी ये लोग जो थे वो अच्छी स्थिति में थे। कोरोना से पहले ये बड़े बड़े बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के कोटक वगैरह HDFC है, ये बड़ी अच्छी स्थिति में थे। कोरोना के झटके को ये झेल चुके, लेकिन कोरोना के झटके को कुछ बैंक नहीं झेल पाए। बंधन बैंक, ये बैंकों का मैनेजमेंट फेल नहीं है। बैंकों के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि साहब दिक्कत परेशानी कोरोना के कारण उत्पन्न हो गई। अब आपको कोई यस बैंक का मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेप्शन केस हो सकता है, लेकिन हर किसी मैनेजमेंट के बैंक के लिए यह कहना कि यह मैनेजमेंट सही नहीं है, ये गलत होगा। मैनेजमेंट तो पूरी कोशिश करता है कि उनका जो बैंक है वो दिन रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन क्या है, स्थिति ऐसी बन गई, कोरोना के कारण स्थिति ऐसी बन गई साहब की NPA लगातार बढ़ते गए। प्रोविजनिंग के कारण चलो बैंकों ने अपने आप को संभाला, और फिर जब वो प्रोविजनिंग कर चुके थे उसके बाद जो नेक्स्ट आपने देखा ही होगा, बैंकों ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस की। वो इसलिए करी है कि प्रोविजनिंग वो ऑलरेडी पहले कर चुके थे। चलिए वो मैटर बड़ा हो जाएगा। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जो अभी तक मैंने बात करी है उसका सार यही है कि साहब परिस्थितियां अभी बैंकों के अनुकूल नहीं है, अभी बैंकों के अनुकूल नहीं है। अब बात जो मुद्दे की आती है, जो आज का सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में जब प्राइवेट बैंकों का यह हाल है और एक तरफ सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने पर लगी हुई है, क्या यह सही है? मुद्दे की बात तो यह है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से, देखो मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल व्यूज है। बहुत से लोगों के व्यूज अलग होते हैं, मेरा अपना खुद का एक पर्सनल व्यूज है, वो व्यूज मैं आपको रख रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों है कि अभी जब परिस्थितियां ऐसी नहीं है, अभी तो आप गवर्नमेंट को जितने भी बैंक बचे हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सहकारी हो, कोऑपरेटिव हो, किसी भी प्रकार के बैंक हो, उनको बचाने पर फोकस करना चाहिए। सरकारी बैंकों पे मर्जर की प्रक्रिया मुझे नजर आती है, प्राइवेट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट तालमेल नहीं खाएगा। मैनेजमेंट दूसरे बैंक को खरीद सकता है, लेकिन मर्जर की पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। सरकार चाहे तो अलग बात है कि आप ये सो कहोगे कि RBL को कोटक में मर्ज कर दो, ऐसा नहीं है। कोटक बाय कर सकता है क्योंकि दोनों प्राइवेट है, प्राइवेट बैंक हैं दोनों। तो मैं अपना व्यापार कर रहा हूं, आप अपना व्यापार कर रहे हो, और मैं चाहता हूं मैं आपके साथ मिल जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको खरीद सकता हूं अगर मेरी ताकत है। मर्जर की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन हां सरकारी बैंकों को आप मर्जर के द्वारा डेफिनेटली बचा सकते हो, और यही मर्जर मुझे आने वाले समय में संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्राइवेट बैंकों के हालात आप देख ही रहे हो, एक के बाद एक दिक्कत परेशानी। तो अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार साहब इन सरकारी बैंकों को प्राइवेट करेगी। फिलहाल मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं। सरकार का जो मेन मकसद होगा, सरकार का मेन मकसद आज से नहीं बहुत पहले से यही है कि किसी तरह इन सभी बैंकों को बचाया जाए। RBI क्विक एक्शन क्यों ले रहा है? छुट्टी में भी साहब क्विक एक्शन क्यों ले रहा है? चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में हस्तक्षेप करे, RBI अभी करा उसने, साहब देखा ही होगा आपने, न्यूज वगैरह में अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाता हूं किस तरह वो निकासी पर प्रतिबंध वगैरह लगाते हैं RBI। तो RBI को हस्तक्षेप तो करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? कारण यही है कि स्थिति ऐसी ना उत्पन्न हो जाए कि कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाए। यस बैंक को डिफॉल्ट होने से बचाया, लक्ष्मी विलास बैंक को डिफॉल्ट होने से बचाया, उसका मर्ज किया। यस बैंक को साहब सरकारी बैंकों ने बचाया। अब बात आती है RBL का क्या होगा? RBL की भी कुछ ना कुछ
दोस्तों जिस प्रकार मैनेजमेंट का बयान है उनके हिसाब से तो यही लगता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन भविष्य में देखेंगे कि आखिर स्थिति क्या होती है और इसीलिए मैंने इसको मना करा है। तो आरबीआई का तो समय समय पर काम है, वो तो एक्टिव रहेगा ही। और अगर कोई भी, मैंने आपको बता रखा है, किसी भी देश का कोई भी बैंक अगर डिफॉल्ट होता है ना, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, एक धब्बा एक रेटिंग एजेंसियां क्या करती हैं, डाउनग्रेड कर देती हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट को ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश का बैंक डूबे, इसीलिए तो कारण है यस बैंक को बचाने का, लक्ष्मी विलास का डीबीएस के साथ विलय करने का। आरबीएल की भी अब स्थिति यही होगी। आरबीएल को भी पहले तो मैनेजमेंट ही अपनी तरफ से बहुत कुछ पॉजिटिव बयान दे चुके हैं, राजीव आहूजा जी। तो अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार प्राइवेट बैंकों के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार मुझे नहीं लगता दोस्तों कि सरकार अभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करेगी। यानी कि ये एक जल्दीबाजी होगा निर्णय अगर सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जाए, क्योंकि एक तरफ आप देख ही रहे हो कि प्राइवेट बैंकों के हालात, इनका एक मेरे ख्याल से सही स्थिति का आकलन करके कि कितनी स्थिति खराब है बैंकों की, आरबीआई को फिर साहब कोई एक ठोस कदम उठाना चाहिए, बहुत ठोस कदम। बड़े बड़े जो बैंक हैं, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसी, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, ये तो संभाल ले जाएंगे परिस्थितियों को, लेकिन जो छोटे बैंक हैं इनका आकलन करें, बैलेंस शीट क्लियर को देखें, निवेशक के सामने जो निवेश कर रहा है उस स्टॉक में, उसके सामने बिल्कुल क्लीन चिट होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो अभी ऐसी कोई परिस्थिति मुझे दोस्तों नजर नहीं आती कि सरकार आनन फानन में सरकारी बैंकों को प्राइवेट करेगी, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। अभी जो मुझे विकल्प नजर आता है वो यही है कि सरकारी बैंकों का मर्जर ही एक विकल्प है, और मैंने आपको बता रखा है कि सरकार इसी दिशा में कर रही है काम। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, वीडियो बनाना मेरा मकसद यही था कि आपको मैं बताऊं, आगाह करूं कि बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस मेरे पास आ गए थे कि आरबीएल बैंक में हम निवेश करें क्या, बहुत गिर गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहूंगा कि भैया अभी रुक जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है आरबीएल में निवेश करने की। बहुत सारे और भी स्टॉक है जो अंडर वैल्यू हैं, जो इस समय आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक, इनको पे फोकस करो। आरबीएल जरूरी नहीं है। हालात तो अभी धीरे धीरे और देखने को मिलेंगे, क्या अब तक कुछ और खबरें सामने निकल के आए। मैनेजमेंट भले ही कह दे, लेकिन दोस्तों दिक्कत परेशानी मुझे अभी भी नजर आती है, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, बहुत से लोग जिन्होंने लोन ले रखा है वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो साहब रिपेमेंट कर सके। तो दिक्कत परेशानी आगे और भी बढ़ सकती है, एनपीए इनके और भी बढ़ सकते हैं। तो जब इस प्रकार की दिक्कत परेशानी होगी तो इसीलिए इसमें पहली चीज निवेश से बचे। दूसरी चीज जो आज का सवाल था, जो जिस पे मैं मेन वीडियो बनाई है, वो यही था कि क्या सरकार सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेगी। तो इन हालात को देखते हुए, इन स्थिति को देखते हुए, प्राइवेट बैंकों की स्थिति को देखते हुए, एक के बाद स्थिति खराब होती हुई देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि सरकार साहब सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना कदम बढ़ाएगी। सरकार इन बैंकों का मर्ज ही करेगी एट लास्ट। मैंने कहा ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं, आपके अलग और चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मर्जर ही ठोस एक कदम हो सकता है इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, डेफिनेटली कमेंट्स करिए। उन कमेंट्स के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा अपने साहब व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, वॉइस मैसेज के द्वारा। टेलीग्राम पे अपडेट चलते रहते हैं, आरबीआई रिलेटेड जितने भी न्यूज होंगी, अपडेट होंगी, यस बैंक की जितनी भी रिलेटेड न्यूज होंगी, क्योंकि यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को समझ के ही आप आरबीआई को समझ सकते हो। आरबीएल की जो बैंक की प्रॉब्लम है वो आप लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक की जब स्थिति समझोगे ना, तब आपको स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में रह जाते हैं जो मैं नहीं बता पाता, तो आप उन न्यूज के माध्यम से समझ सकते हो। और मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।